अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और इसके हिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री आती कहाँ से है और इसकी डिफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें एक टर्म को समझने की ज़रूरत है जो कि मैटर कहलाता है। अभी मैटर क्या है? All those things which having mass and occupy space, मतलब हर वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई वज़न होती है और वो कोई जगह भी घेरती हो। सपोज मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अभी इसकी एक वज़न भी है और अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो ये कोई जगह भी घेरती है। तो हर वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई वज़न हो और जगह घेरती हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अभी मैटर के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। मैटर के 4 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है इसका सॉलिड, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड, उसके बाद है गैस और चौथा है प्लाज्मा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ेंगे, जबकि प्लाज्मा जो है वो हायर क्लासेस के लिए है, तो इसको भी समझेंगे। सबसे पहले आते हैं सॉलिड पे कि सॉलिड बेसिकली होता क्या है। सॉलिड मैटर की वो टाइप है, ठीक है, जिसकी डिफिनेट शेप होती है और उसके बाद डिफिनेट वॉल्यूम भी होती है, ठीक है। अभी डिफिनेट शेप का क्या मतलब है कि इसकी कोई शक्ल होती है। मतलब सॉलिड मैटर की वो टाइप है जो सख्त हो, सख्त, जिस तरह भी ये पेन है, ठीक हो, इसको हम दबा नहीं सकते, तो ये कौन सा किस्म है? ये सॉलिड टाइप है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो सख्त हो, ठीक है, इसको हम सॉलिड कहेंगे और इसकी क्या होती है? कोई शेप होती है। अभी तुम कोई भी सॉलिड चीज़ उठाओ, वो उसकी कोई एक शक्ल भी होगी। और डिफिनेट वॉल्यूम का ये मतलब है कि वो कोई जगह भी घेरेगी, मतलब एक खास जगह भी। इस पेन को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो इसने ये जगह घेर ली, तो ये उसकी क्या हो गई? डिफिनेट वॉल्यूम हो गई। उसके बाद आते हैं दूसरे किस्म पे, लिक्विड पे। लिक्विड मैटर की वो टाइप है जिसकी कौन सी खासियत हो? फ्लोइंग खासियत हो, मतलब बहने वाली, फ्लो, जो फ्लो कर ले, मतलब बहने वाली खासियत हो। बहने वाली का क्या मतलब है? सपोज अगर मैं पानी फेंक दूँ तो अगर मैं उसको देखूँ वो बहेगी वहाँ से, मतलब यहाँ पे अगर मैं पानी फेंकूँ तो उसकी बहने वाली खासियत होगी। दूध फेंकूँ तो वो भी बहेगी, शहद फेंकूँ तो वो भी बहेगी। तो मैटर की वो टाइप, ठीक है, जो जिसकी बहने वाली खासियत हो, उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। उसके बाद तीसरा जो इसका किस्म है वो है गैस, ठीक है। गैस, लिक्विड। अभी इसकी लिक्विड को अगर हम देखें, इसकी क्या होती है? डिफिनेट शेप नहीं होती, इसकी डिफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि डिफिनेट वॉल्यूम इसकी होती है। मतलब डिफिनेट शेप का क्या मतलब? अभी कोई भी लिक्विड तुम उठाओ, कोई भी लिक्विड उठाओ, उसको जिस भी चीज़ में रखोगे तो उसी की शक्ल में आ जाएगी। अभी पानी को अगर तुम गोल ग्लास में रखो तो उसी तरह गोल शक्ल दे देगी। इसी तरह अगर तुम उसको किसी ऐसे हमवार जगह पे रखो तो वो बिल्कुल वैसे हमवार रहेगी। तो लिक्विड जो है उसकी डिफिनेट शेप तो नहीं होती, जबकि वॉल्यूम होती है, मतलब वो जगह गिरती है, उसकी वॉल्यूम होती है, डिफिनेट शेप नहीं होती। सॉलिड की डिफिनेट शेप भी होती है, डिफिनेट वॉल्यूम भी होती है। अभी तीसरी जो टाइप है वो है गैस। अभी गैस पे आते हैं। तीसरी जो किस्म है वो है गैस। गैस की न डिफिनेट शेप होती है न डिफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस मादा की वो टाइप है जिसको हम अपनी आंखों से न देख सकते हैं और न हम उसको महसूस कर सकते हैं, जबकि देख नहीं सकते। अभी देखो, जैसे हम लोगों की हवा है, ठीक है, हवा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसकी शेप हमें मालूम नहीं कि वो उसकी कौन सी शक्ल है, ठीक है। तो गैस मैटर की वो टाइप है जिसकी न डिफिनेट शेप होती है, डिफिनेट शेप भी नहीं होती, और डिफिनेट मतलब एक खास किस्म का वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। और चौथी जो किस्म है वो प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा आती है लिक्विड और गैस के बिटवीन, मतलब इसके दरमियान में, कि उसकी खासियत न लिक्विड की होती है और न गैस की होती है। तो मादा की वो किस्म क्या कहलाती है? वो प्लाज्मा कहलाती है। मतलब लिक्विड और गैस के दरमियान वाली जो खासियत वाली मैटर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको प्लाज्मा कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई
मैटर। अभी हम लोगों की जो कायनात है, जितनी दुनिया है, वो सब मैटर से बनी है। जो भी चीज़ तुम उठाओ उसकी वजन भी होगी और वो जगह भी गिरेगी। सॉलिड चीज़ तुम उठाओ उसकी वजन भी होती है, जगह भी गिरती है। लिक्विड उठाओ बिल्कुल इसी तरह, गैस उठाओगी भी उसका भी कोई वजन होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसकी ना तो शेप होती है ना डिफिनेट वॉल्यूम होती है, तो इसकी वजन कैसे होगी। अभी सपोज के मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एक टायर उठा लें, ठीक है, उसमें उसका वजन तुम चेक कर लो हवा भरने से पहले, ठीक है, लेकिन जैसे तुम उसको हवा से भर दोगे, मतलब वो फूल जाएगा, तो वो उसकी एक वॉल्यूम भी आ जाएगी, मतलब वो हवा एक जगह भी गिरेगी वो ट्यूब में, और उसकी वजन भी अगर तुम कर लो तो उसका वजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर है, उसकी वजन भी होती है और जगह भी गिरती है। अभी आते हैं यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि मैटर और सब्सटेंस में क्या फर्क है। ठीक है, मैटर एंड सब्सटेंस। ठीक है, मैटर का तो मैंने समझा दिया, क्या है वो चीज़ जिसकी मास होती है और वॉल्यूम होती है, मतलब वॉल्यूम का मतलब कि वो जगह गिरती है। ठीक है, ये तो हो गया मैटर। अभी दुनिया में सारी चीज़ें जो है वो मैटर है। अभी इन मैटर में अगर हम देख लें, इन सब मैटर्स की खसूसियात जो होती है वो अलग अलग होती है। सपोज किस तरह अलग होती है, अगर मैं पानी उठाऊँ H2O है, ठीक है, इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उठाऊँ, अभी इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत देखो, है तो दोनों मैटर, ये भी इसका भी वजन होता है जगह गिरती है, इसका भी वजन होता है जगह गिरती है, इसकी खासियत अलग है और इसकी खासियत अलग है। तो खासियत या उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर तमाम मैटर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ या उनकी जो खासियत है, उनकी बिना पर हम हर एक मैटर को अलग अलग सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। मतलब अभी H2O जो है वो अलग सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग सब्सटेंस है, तो मैटर, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो अलग अलग होती है। अभी इस चीज़ को समझने के बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री बिल्कुल ही इन्हीं चीज़ों पे फोकस करती है। अभी इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर की किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक है उनकी प्रॉपर्टीज़, कि उनकी खासियत क्या है। हर मैटर, हर सब्सटेंस की अलग अलग खासियत होती है, तो उनकी वो सब खासियतें हम पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री की, साइंस की जो ब्रांच है केमिस्ट्री में। ठीक है, और दूसरी चीज़ उनकी बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस हालत में है, या उनकी जो वजूद है दुनिया में वो कैसे हैं, उनके क्या क्या फ़वाइद है, क्या क्या नुकसानात है, वो एक दूसरे से चेंज कैसे हो सकती है एक दूसरे में। ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री का एक सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन तुम लोग याद कर लो। अभी देखो केमिस्ट्री फोकस किन चीज़ों पे करता है। केमिस्ट्री फोकस ऑन, तो ये 5 चीज़ों पे फोकस करता है। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, सपोज हम लोगों के पास एक मैटर है, ठीक है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका कलर कैसा है, रंग कैसा है, ठीक है, उसकी स्मेल कैसी है, मतलब उससे बू कैसे आती है, मतलब उसका डेंसिटी क्या है। डेंसिटी सब चीज़ें हम आगे एक एक डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, कितना जगह कहता है, तो ये किस में आता है, ये प्रॉपर्टीज़ में आता है, मैटर या सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो ये भी हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं उसकी दूसरा जो मेन पॉइंट है कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस का क्या मतलब है, इसके एग्जांपल में अगर हम देख ले, वही पानी अगर मैं उठाऊं, ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर मैं उठाऊं, ठीक है, अभी इसकी कंपोजिशन में मैं देखो, कंपोजिशन का ये मतलब है कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, तो पानी का अगर मैं देख लूँ, ये हाइड्रोजन से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, तो पानी की कंपोजिशन क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं देखूँ, इसमें एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये उसकी क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। तो है यहाँ पे हम केमिस्ट्री में तमाम जितने भी हमारी दुनिया में कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स या चीज़ें, जितने भी मैटर हैं, उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। उसके बाद तीसरा जो मेन इसका फोकस है वो है केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस या उस मरहले को कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलती है और एक नई चीज़ बनाए,
तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल में अगर मैं देखूँ, मैं क्या उठाऊँ, हाइड्रोजन गैस अगर मैं उठाऊँ, ठीक है, उसके साथ मैं क्या उठाऊँ, ऑक्सीजन गैस उठाऊँ, ठीक है, तो वो हमें क्या मिलके बना के देता है, H2O, ठीक है। अभी यहाँ देखो, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, ठीक है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वह हमें क्या देते हैं, पानी देते हैं। पानी की कौन सी किस्म है, मतलब लिक्विड में दे देती है। तो वो प्रोसेस, वो मरहला जिसमें जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए और एक नई चीज़ बनाए, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। अभी इस केमिकल रिएक्शन में क्या आ गई, चेंजेस आ गई। क्या आ गई, चेंजेस कैसे आ गई। अभी देखो, हाइड्रोजन गैस की हालत में है, ऑक्सीजन भी गैस की हालत में। जब दो गैसेस मिल गई, उन्होंने हमें कौन सी मेटल की दूसरी टाइप दे दी, लिक्विड दे दी। तो ये भी हमें किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये 5 मेन जो उसके बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग ज़हन में रखो। 3 तो हम लोगों ने ये पढ़ लिए हैं। चौथा जो है उसका, उस चौथे में इसके आते हैं कि हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंजेस। मिसाल के हीट जो है वो निकल भी सकता है, ठीक है, या हम उसको हीट दे भी सकते हैं, कोई चीज़ अगर हम लोगों ने चेंज करनी हो। अभी सपोज अगर मैं लकड़ी उठाऊँ, वुड, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में मैं क्या दे दूं, थोड़ी सी आग दे दूं, मतलब मैं इसको माचिस की उससे थोड़ी सी मतलब आग उसको दे दूं, तो वो हमें क्या देता है, हीट देता है, हमें एनर्जी देती है, और साथ में ऐश जो अंगारे होते हैं उसके लास्ट में वो बच जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने इसको क्या दे दिया, हीट हम लोगों ने उसे थोड़ी सी दे दी, और उसने हमें ज़्यादा मिकदार में क्या दे दी, हीट दे दी। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल जिसको हम हीट देते हैं, सपोज अगर हम किसी ग्लास में, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें हम पानी डाल दें, तो इसमें अगर हम पहले से कुछ चीनी जो है, जो शुगर है हम लोगों की, यह अगर हम थोड़ी सी इसमें मिक्स कर दें, तो वक्त आने पर इसमें ज़्यादा सी चीनी सही मिक्स नहीं होगी, तो हम नीचे से क्या देते हैं, उसको थोड़ा सा हीट देते हैं, उसको उस पानी को थोड़ा सा गर्म अगर हम कर दें, तो वो चीनी खुद ब खुद हल हो जाएगी। तो ये रिएक्शन की वो टाइप है जिसमें हम उसको थोड़ी सी हीट देते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, केमिकल रिएक्शन में आता है। इसके बाद लास्ट जो इसका फोकस है, 5वां जो पॉइंट है, केमिस्ट्री फोकस करती है किस पे, एटम्स पे। उसके बाद हम लोगों के पास आयंस आते हैं, उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी एटम्स क्या होते हैं, एटम दुनिया में जितने भी हम लोगों के पास मैटर है, ठीक है, जो मादा है, वो सब किससे मिलके बने होते हैं, वो एटम से मिलके बने होते हैं। अभी जिस तरह अगर हम एक कमरा बनाए, ठीक है, कमरे में हम लोग क्या करते हैं, एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी ईंट, तो ईंट रखते 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 हम एक दीवार बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से एक कमरा बनता है। तो इसी तरह जो हम लोगों का मैटर है, वो इसी तरह के स्मॉल यूनिट से मिलके बने हैं, बहुत ही छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना होता है। उन छोटे छोटे ज़रात को हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। अभी एटम्स, ठीक है, एटम्स तो आ गए हम लोगों के पास, ठीक है। फिर आयंस आते हैं। उसके बाद किसी एटम पे जब कोई चार्ज आ जाए तो वो आयंस कहलाता है। उस पे जमा का चार्ज भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। उस एटम को फिर हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ये आगे पढ़ेंगे तफसील से। उसके बाद जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, सबसे पहला यूनिट तो है एटम। अगर दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाए तो फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब हाइड्रोजन के दो एटम मिलते हैं, अभी हाइड्रोजन के दो एटम है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। किसका मॉलिक्यूल कहेंगे, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह H2O का, पानी का अगर हम देखें, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम आ गए, तो इसको हम पानी का एक क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसका मेन फोकस इन 5 चीज़ों पे होता है। अभी हम आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, के केमिस्ट्री की तारीख कहाँ से है, ये केमिस्ट्री कब से वजूद में आई है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो है, या तारीख जिसे हम कहते हैं कि केमिस्ट्री कब से बनी है और कब से लोग इसे पढ़ रहे हैं। तो आज से अगर हम 3000 साल पहले देख लें, मतलब 1000 BC, BC का ये मतलब है बिफोर क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है, ठीक है। उससे भी 1000 साल पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, वहाँ के जो पीपल होते थे, मतलब लोग, वो क्या इस्तेमाल करते थे, टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते थे। तो उनमें अगर हम देख लें, सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने ईजाद किया था, उन्होंने
फायर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, मतलब उन्होंने आग को ईजाद किया था और आग दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी ईजाद है। ठीक है, उन्होंने आग को क्या किया था, ईजाद किया था। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों को भी केमिस्ट्री की थोड़ी सी इल्म थी। और इसके अलावा उन्होंने उस टाइम पे भी क्या वो करते थे कि फर्मेंटेशन ऑफ वाइन एंड बियर। ठीक है, वो उस टाइम पे भी क्या बनाते थे, मतलब बियर और शराब बनाते थे। किन चीज़ों से बनाते थे, अंगूर से। फिर वो उसको रखते थे। तो ये प्रोसेस अभी आजकल हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये उन लोगों की इजादात हैं जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले गुजर चुके हैं। और इसके अलावा वो क्या करते थे, मतलब मुख्तलिफ ट्रीज से, ठीक है, मुख्तलिफ दरख्तों से वो क्या करते थे, एक्सट्रैक्टिंग केमिकल्स। ठीक है, वो क्या करते थे, दरख्तों से केमिकल्स निकालते थे, मुख्तलिफ केमिकल्स, और फिर उन केमिकल से वो क्या बनाते थे, मेडिसिन, जो उस टाइम की अद्वियात थी वो बनाते थे। और उसके अलावा वो उससे वो क्या बनाते थे, परफ्यूम्स। ठीक है, वो ये उस टाइम की इजाज़त है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन लोगों को भी केमिस्ट्री का इल्म था। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने उस टाइम ईजाद की थी, वो क्या करते थे, जो फैट्स होती थी, जो चर्बी, ठीक है, एनिमल फैट से वो क्या बनाते थे, सोप, मतलब साबुन बनाते थे, जो आजकल हम एक जदीद तरीके से, मतलब मशीनरी के ज़रिए बनाते थे। उस टाइम पे मतलब एनिमल की चर्बी से वो बनाते थे ये साबुन। तो उन लोगों को भी केमिस्ट्री का ना इल्म था। अभी रिसेंटली एक जगह साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुई है, जिसमें मतलब मुख्तलिफ ऐसे पेंटिंग वहाँ पे उन लोगों ने की है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पेंटिंग आज से तकरीबन 10,000 साल पहले की है वो पेंटिंग्स। ठीक है, वो पेंटिंग उन्होंने की है किस चीज़ों से, वहाँ के उस टाइम के लोगों ने वो एनिमल्स के जो ब्लड थे, ठीक है, एनिमल्स ब्लड को वो मुख्तलिफ लिक्विड के साथ क्या करते थे, मिक्स करते थे। ठीक है, फिर उनसे पेंटिंग करते थे। तो वो पेंटिंग आज तक पड़ी है, जो हम लोगों के लैब्स में उनकी चेकिंग हुई है। तो वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो पेंटिंग आज से 10,000 साल पुरानी है। तो उन लोगों को ये भी पता था कि मतलब अगर हम ऐसे खून से लिखाई कर ले तो वो कुछ टाइम के बाद मिट जाएगी, लेकिन उसने उन एनिमल्स का ब्लड जो खून उनको मिला है किसी लिक्विड के साथ, और फिर उनसे लिखाई जो पेंटिंग की है वो आज तक वैसे के वैसे मौजूद है। तो केमिस्ट्री का इल्म जो है वो बहुत ही कदीम है। फिर हम आते हैं जो 1000 BC पर। ठीक है, इसमें उस टाइम का जो मेन फिलासफर था, उसी 1000 BC, मतलब आज से 3000 साल पहले, उस फिलासफर का नाम था एम्पिडियोक्लेस। क्या करता था, उसने एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, ये फलसफी था, ग्रीक फिलासफर था। ठीक है, जो यूनानी फिलासफर होते थे उस टाइम के, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, ठीक है, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है अर्थ, ठीक है, दूसरा है फायर जो आग है, तीसरा है वाटर, और चौथा है एयर। मतलब दुनिया, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें बनी है वो इन 4 चीज़ों से मिलके बनी है। और इसने एक दूसरा कंसेप्ट दिया एटम का, कि दुनिया में जितने भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना है, और वो ज़रात जो है इनडिवाइजिबल है, मतलब वो मज़ीद हम उसको तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो बहुत ही छोटे हैं। तो उन छोटे ज़रात को उन्होंने नाम दे दिया एटम्स का। अभी उसने ये बताया कि जो 4 चीज़ों से दुनिया मिलके बनी है, दुनिया में हर चीज़ इन 4 चीज़ों से मिलके बनी है। तो ये चीज़ें फिर किन चीज़ से बनी है, ये फिर एटम से मिलके बनी है। ठीक है, अभी इन 4 चीज़ों का अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक मटका बनाएं, मतलब पोट, ठीक है, मटका जो है उस टाइम वो बनाते थे, वो किन चीज़ों से मिलके बनाते थे, वो वहाँ पे सॉइल, मिट्टी लेते थे। ठीक है, मिट्टी किस से लेते थे, ज़मीन से लेते थे। ठीक है, फिर उसको मिलाते थे किसके साथ,
वाटर जो पानी है, ठीक है, दूसरी जो उन्होंने चीज़ बताई थी, मतलब उस मिट्टी को मिलाते थे पानी के साथ, तो फिर वो क्या बन जाता, क्ले मतलब घड़ा उससे बन जाता था, ठीक है। फिर उसको नीचे आग देते थे, जिस तरह हम आजकल भट्टियों में ईंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो उस पानी और मिट्टी को मिला के हम नीचे से उसको आग देते हैं ताकि वो थोड़े से पक जाए, ठीक है। फिर उस भट्टियों से जब निकालते हैं तो हम उसको किस में रखते हैं, ईयर में रखते हैं, हवा में, ताकि वो क्या हो जाए, खुश्क हो जाए। खुश्क होने पर वो हमारे साथ क्या बन जाता था, एक मटका या एक मतलब वो जो उस टाइम मिट्टी की जो भी चीज़ें बनाते थे वो उससे बन जाता। उन लोगों का ये नज़रिया था कि दुनिया में हर चीज़ किससे बनी है, इन 4 चीज़ों से मिलके बनी है। फिर उसके बाद प्लेटो जिसे कहते हैं, ये भी एक फिलॉसफर गुजरा है, ठीक है। वो भी इन चीज़ों को मानता था, ठीक है, क्या दुनिया इन 4 चीज़ों से मिलके बनी है। लेकिन उसने एक काम किया कि इन 4 चीज़ों को जो अर्थ, एम्पेडोक्लेस ने जो हमें बताए थे, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर जो है, उसने इन 4 चीज़ों को नाम दे दिया कि इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। उसने इन 4 चीज़ों को एलिमेंट्स का नाम दे दिया, मतलब दुनिया इन 4 एलिमेंट्स से मिलके बनी है। फिर उसके बाद अरिस्टोटल आता है। अरिस्टोटल भी इन्हीं चीज़ों पे यकीन रखता था कि बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से दुनिया मिलके बनी है। फिर उसने कहा कि हम इन चीज़ों को एक दूसरे के से अलग किस तरह कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हम उनकी जो 4 खसूसियात है, ठीक है, हॉट मतलब गर्म, ठीक है, उसकी गर्माइश जो है, या कोल्डनेस जो है, मतलब कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है, और उसके बाद वेट जो उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब गीला, और उसके बाद है ड्राई और मतलब खुश्क। ये 4 प्रॉपर्टीज पे उसने कहा कि हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। किस तरह अलग कर सकते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया। जिस तरह अभी बारिश होती है, ठीक है, ये बारिश का पानी ऊपर हवा में किस में होता है, ये वेपर्स में होती है, ठीक है, वेपर्स मतलब बुखारात में होती है। तो इसके पास क्या होती है, हीट होती है, एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है। अब ये वेपर्स जो है वो गीले होते हैं इन नेचर में, ठीक है, मतलब गीले होते हैं, और उसके पास क्या होती है, हीट होती है, और हीट को हम क्या कहेंगे, हॉट कहेंगे, ठीक है। ये जब ज़मीन पे पहुंचती है तो वो क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। तो इसकी खासियत ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है और वेट हो जाती है। तो इसने कहा कि हम इसको जो हम लोगों के पास सब्सटेंसेस है या मैटर है, उनके इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम एक दूसरे से उनकी डिफरेंस मतलब उसकी फ़र्क बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ गर्म हो तो हम कहेंगे कि ये उसकी निस्बत जो है आग से है। अगर कोई चीज़ ठंडी हो तो हम कहेंगे कि ये पानी से उसकी निस्बत है, ठीक है। अगर मतलब ज़मीन का अगर हम देख ले तो वो क्या होती है, ड्राई होती है, मतलब खुश्क होती है। और ये इसी तरह वाटर का अगर हम देखें तो वो क्या होती है, वेट होती है, ठीक है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, किसने, अरिस्टोटल ने। और ये कंसेप्ट कितने साल तक चलता रहा, 2000 साल तक, ठीक है। ये लोग इस चीज़ पे यकीन रखते थे, ठीक है, 2000 साल तक लोग इन चीज़ों पे यकीन रखते थे। फिर केमिस्ट्री के इल्म में जब एक बड़ा इनकलाब आया, वो किस में आया, 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18वीं जो सदी है, इसमें जॉन डाल्टन जो कि एक केमिस्ट था, ठीक है, उसने एक नज़रिया दिया, किसमें, 1803 में, ठीक है। उसने एक नज़रिया दिया कि दुनिया जो है वो एटम से बिल्कुल मिल के बनी है, जबकि ये एटम जो है मज़ीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिस तरह कंसेप्ट उसने दिया था, एम्पेडोक्लेस ने दिया था। तो इसने अपने इस थ्योरी में बताया कि ऑल एटम्स ऑफ आ सब्सटेंस इज आइडेंटिकल, मतलब तमाम जो एटम किसी सब्सटेंस में होते हैं वो एक जैसे होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उसने दूसरा जो कंसेप्ट दिया था कि हम किसी एटम और सब्सटेंस को नीदर क्रिएटेड, मतलब हम इसको खुद से नहीं बना सकते, ये नेचर में मौजूद होंगे, और ना हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको क्या कर सकते हैं, फना कर सकते हैं खुद से। इसका क्या होता है, एक शक्ल से दूसरे में तब्दील होते रहते हैं, मतलब नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं हम ना खुद से बना सकते हैं, ना हम उसको खुद से ख़त्म कर सकते हैं।
उसके बाद जो उन्होंने तीसरा जो मेन पॉइंट बताया था उसका ये बताया था कि ऑल एटम्स जो होते हैं कंबाइन इन अ स्पेसिफिक रेशो का ये मतलब है कि वो एक खास निस्बत से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। जिस तरह अभी पानी है, ठीक है, पानी के एटम को अगर हम देख लें तो इनका रेशो या निस्बत क्या होगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन का एटम होगा। इसी तरह अगर मैं मीथेन गैस उठाऊँ, जो गैस हम आप लोग घरों में जलाते हैं, इसमें इसका रेशो अगर देख लें, इसमें कार्बन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन के 4 एटम। ऐसा नहीं होता कि वो 4 उसके आ जाए 4 उसके जाए। तो उसने कहा कि एक स्पेसिफिक निस्बत से एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फिर 19 और 20 सेंचुरी में कुछ नए जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जॉन डाल्टन की जो ये पहला पॉइंट है कि जो आर एटम आइडेंटिकल होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह होते हैं, उसने इस पॉइंट को गलत साबित कर दिया और ये भी बताया कि एटम जो है उसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। मज़ीद डिवीजन का क्या मतलब है, ये अगर हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।